अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, 16वीं कौमी असम्बली इजलास में नून लीगी MNA अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर को 91 वोट मिले। कौमी असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया, शदीद नारेबाजी और जूते लहराने का वाक़या भी पेश आया। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकरम के दरमियान खुफिया राय शुमारी के जरिए इंतखाबी अमल जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब स्पीकर अयाज सादिक मुंतखब हो गए तो उस वक्त उनके मद्दे मुकाबिल आमिर डोगर ने कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम एक जमात हैं, जबकि 7 जमातों के मद्दे मुकाबिल हम लड़े हैं। उन्होंने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की और 8 फरवरी के दिन के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि उस दिन अवाम ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को वोट दिया है। जबकि सरदार अयाज सादिक ने आमिर डोगर की तारीफ भी की और कहा कि ये एक जमहूरी इंसान है और अहसन तरीके से जो तमाम तर मामलात हैं वो सेटल हो रहे हैं। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। कामरान, बताइएगा कि क्या गहमा गहमी वहाँ पर चल रही है? डिप्टी स्पीकर के हवाले से वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए, स्पीकर का इंतखाब हो चुका। नए स्पीकर जो हैं वो अपने मनसब पर फाइज हो गए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली और अब जो ऐवान की कार्रवाई चल रही है वो नए स्पीकर जो हैं यानी अयाज सादिक वो सरअंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त भी पोलिंग का अमल जारी है। डिप्टी स्पीकर के लिए जो पोलिंग की जा रही है, 2 उम्मीदवार हैं, 1 to 1 मुकाबला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जिसको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी सपोर्ट कर रही है, वो गुलाम मुस्तफ़ा हैं जो कि डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। और इसके साथ साथ जवाद अकबर जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। इन दोनों के दरमियान 1 to 1 मुकाबला है। इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। एक एक करके नाम लिए जा रहे हैं सेक्रेटरी की जानिब से, कौमी असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से। ये बताइएगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा लिया है या वो कता ताल्लुक रहे हैं इससे? जी नहीं, उनका बिल्कुल आज वो ना तो ऐवान में आए और ना ही उन्होंने जो इस प्रोसेस है उसमें हिस्सा लिया। इससे पहले जब स्पीकर के इलेक्शन के लिए पोलिंग हो रही थी तो उस वक्त भी वो मौजूद नहीं थे, ना ही उन्होंने वोट कास्ट किया। और इसी तरीके से अब डिप्टी स्पीकर के लिए जो पोलिंग हो रही है इस अमल में भी वो शरीक नहीं है। तो अब यह है कि ये पोलिंग का अमल चल रहा है। तकरीबन 300 के लगभग जो कि यहाँ पर अरकान हैं जो आज हाजिर हैं उनके वोट होने हैं, क्योंकि इससे पहले 299 का फिगर आया था, 292 अरकान का, कि 292 अरकान ने अपना हक राय दहाई इस्तेमाल किया था स्पीकर के लिए। तो इतने ही वोट जो हैं अब कास्ट होंगे डिप्टी स्पीकर के लिए और फिर उनकी गिनती होगी और फिर देखा जाएगा कि कौन इस मार्के में कामयाब होता है। वैसे तो हम इसको, क्योंकि ये खुफिया राय शुमारी के जरिए हो रही होती है ये पोलिंग, तो हम नहीं कह सकते कि कौन जो है वो इसमें जीत रहा है या कौन हार रहा है। अच्छा, लेकिन ये सुबह से जब से इजलास शुरू हुआ हंगामा राय भी चल रही है, शोर शराबा भी हो रहा है, मजमूई सूरत हाल क्या रही यहाँ पर? मामला था जब ये इलेक्शन शुरू होने लगा था, यानी पोलिंग से पहले आज का जो एजेंडा था कौमी असम्बली का, तो आज की कार्रवाई का, वो एजेंडे में सिर्फ ये 2 इलेक्शन जो थे ये होने थे, यानी एक स्पीकर का और एक डिप्टी स्पीकर का। तो जब स्पीकर का इलेक्शन के लिए स्पीकर राजा परवेज अशरफ अनाउंसमेंट करने लगे तो उस वक्त शदीद एहतजाज जो है वो देखने को मिला। यहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो तमाम अरकान थे उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और उनका मौक़िफ़ यही था मखसूस नशस्तों के हवाले से। उनका ये कहना था कि ये ऐवान नामुकम्मल है, तावक ये कि उन्हें अपनी जो मखसूस नशस्तें हैं वो नहीं मिल जाती, वरना ये इसकी चूँकि ऐवान की जो कार्रवाई है और ये जो इलेक्शन है ये गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। लेकिन उसके ऊपर राजा परवेज अशरफ ने बाकायदा ये कहा कि ये वाला जो मामला है ये इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने पोलिंग शुरू करने के अमल का आगाज़ किया और फिर ये मामला
جو ہے وہ چلتا رہا. اس دوران جب تک پولنگ چلتی رہی ہے اس دوران یہاں پر جو ہے وہ شور شرابہ ہوتا رہا. جب کوئی ارکان کسی جانب سے ووٹ ڈالنے آتا تھا تو وہ اپنے لیڈر کے حق میں نعرے بھی بلند کرتا تھا, ان کے نعروں کا جواب بھی آیا کرتا تھا. اسی طریقے سے دونوں جانب شور سے شرابہ ہوتا رہا, نعرے بازی کا سلسلہ بھی وہاں پر جاری رہا. اچھا کامران بتائیے گا کہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے, لیکن اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کریں تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا اور ان کے پاس اس وقت بلدیاتی نمائندگی بھی نہیں ہے. تو یہ کس نوعیت کا معاہدہ ہوا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان؟ جی دیکھیے, ایم کیو ایم کے جو تحفظات تھے وہ انہوں نے آج جو آنے والی حکومت ہے یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما تھے ان کے ساتھ یہ سامنا انہوں نے رکھا اور انہوں نے اپنے تحفظات انہیں بتائے, جس کے بعد آج یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اگر ان کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو پھر وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, یعنی وہ اس میں ووٹ نہیں دیں گے, اس عمل میں شریک نہیں ہوں گے. یہ بڑے سخت قسم کے تحفظات تھے اور سخت فیصلہ تھا, جس کے بعد پتہ یہ چلا کہ جب اس وقت یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, یہاں پر الیکشن ہو رہا تھا, اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سرکردہ رہنما جو تھے ان کے درمیان ایک سیاسی معاہدہ طے پایا, جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایم کیو ایم کے لیے جو بلدیاتی قوانین ہیں اور جو ان کو بلدیاتی قوانین کے حوالے سے اور جو فائنینشیل اٹانومی دینی ہے اس کے حوالے سے انہیں جو ان کے لیے قانون سازی کی جائے گی, قانون سازی کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے. اچھا کامران یہ بھی بتائیے گا مختصراً کہ اب قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور اتوار کے روز قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا, اس کے لیے کیا فارمل پروسیس ہوتا ہے؟ جی دیکھیے, اس کے لیے باقاعدہ شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے قائد ایوان کے لیے جو کہ وزیر اعظم ہوں گے. تو اس کے لیے کل کا دن ہے, کل دن 2 بجے تک کا ٹائم ہے کہ دن 2 بجے تک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جو بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے ان کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے. 2 بجے کے بعد اسی وقت ہی یہ ان کاغذات کی اسکروٹنی بھی ہو جائے گی اور ان کاغذات کو منظور یا مسترد کرنے والا فیصلہ جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا. اور پھر اگلے دن یعنی ڈے آفٹر ٹمارو, پرسوں یہ ہوگا 3 تاریخ کو اتوار کے روز کہ وہاں پر 10 بجے یہ پھر اس کا اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا, اور اس میں واحد ایجنڈا جو ہوگا وہ قائد ایوان کا انتخاب ہوگا, یعنی وزیر اعظم کے لیے الیکشن ہوگا. اور وہ الیکشن جو ہے وہ یہ پولنگ کے ذریعے نہیں ہوگا, یعنی اس کے لیے کوئی خفیہ ووٹ نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ یہ ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے ہوگا. یہاں پر دونوں طرف جو گیلریز ہوں گی آئیز کی اور نوز کی, ان میں ان کو 2 امیدوار اگر ہوں گے وزیر اعظم کے تو ان کے درمیان اس کو منقسم کیا جائے گا. وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر ڈیٹیلز بتا رہے تھے. کامران آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے 22ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت ہوا, جس میں علی امین گنڈاپور کے پی کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں. کاشف بتائیے گا کیا صورتحال رہی کے پی اسمبلی میں؟ جی بالکل, اس وقت میں کے پی اسمبلی میں موجود ہوں. تیسرے دن کا اجلاس جاری رہا اور اجلاس شروع ہوتے ہی 5 منٹ تک گھنٹی بجائی گئی, جس میں ایم پی ایس جو تھے وہ سب ہال میں داخل ہوئے, جس کے بعد اسپیکر نے سی ایم کے انتخابات کے لیے عمل جو ہے وہ شروع کیا. سی ایم کے انتخابات کا عمل شروع ہوا تو علی امین گنڈاپور جو آزاد حیثیت سے سنی اتحاد کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے اس نے یہاں پر 90 ووٹ حاصل کیے, جبکہ اپوزیشن کے پاکستان پیپل پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے حمایت یافتہ ڈاکٹر عباد اللہ نے جو ہے 16 ووٹ حاصل کیے اور سی ایم خیبر پختونخوا کے لیے علی امین جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. انتخاب کے بعد یہاں پر سی ایم کے پی نے جو ہے اسمبلی اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں امن کے لیے کوشش کریں گے, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 1 رمضان سے خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. اس کے ساتھ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صوبے میں بدامنی جو ہے اس کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف جو ہے کام کریں گے اور ملک کو دہشت گردی سے پاک کر کے امن کا صوبہ جو ہے وہ بنائیں گے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے مختلف پروجیکٹس جو ہے وہ بھی شروع کریں گے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی نئے پروجیکٹس جو ہے وہ پلان کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زراعت اور کارخانے جو ہے
ठीक है, काशिफ अजीज हमारे साथ मौजूद थे और आज के केपी असम्बली इजलास का अहवाल बता रहे थे। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी अब से थोड़ी देर में जमा करवाए जाएंगे। कागजात की जाँच पड़ताल के बाद कायदे ऐवान बलूचिस्तान के चुनाव के लिए वोटिंग कल होगी। 9 मुंतखब वज़ीर आला कल शाम वज़ारत आला का हलफ उठाएंगे। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया है। ज़राए का ये कहना है कि बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए अली मदद जतक के नाम पर भी गौर किया गया, ताहम हतमी मुशावरत के बाद सरफराज बुगटी के नाम पर ही इत्तफाक हुआ है। ब्यूरो चीफ किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। किफ़ायत, सरफराज बुगटी का नाम तो पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आ गया, क्या किसी और की जानिब से भी इस मुकाबले के लिए कोई नाम सामने लाया गया है? देखिए, अब तक जो है वो बलूचिस्तान में किसी और जमात की जानिब से वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। ज़राए से अब जब हमारी बात हुई तो जमीयत उलमा इस्लाम चाहती थी कि वो वज़ारत आला के लिए जो है अपना उम्मीदवार लाए। इसका ऐलान भी किया गया था बाकायदा बलूचिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से। ताहम आज सुबह जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था ज़राए से कि उन्होंने अब ये फैसला जो है वो वापस ले लिया और सरफराज बुगटी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के मुतफिका उम्मीदवार हैं, तो वो बिला मुकाबला जो है वो वज़ारत आला का मनसब संभाल सकते हैं। तमाम 5 बजे का वक्त है। बलूचिस्तान असेंबली में सेक्रेटरी असेंबली इंतजार करेंगे उस 5 बजे के वक्त तक का कि अगर वहां पर कागजात नामजदगी किसी और के जमा नहीं होते तो फिर उसके बाद जो है वो बिला मुकाबला किफ़ायत, वजह क्या बनी? JUI की जानिब से स्टेप बैक करने की क्या कोई वजह सामने आई है? क्यों उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया? देखिए, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान से राब्ता किया गया था और उन्हें बलूचिस्तान में हुकूमत साजी में की दावत दी गई थी कि वो मिलकर हमारे साथ जो है वो इस हुकूमत का हिस्सा बने, जिस पर आज एक अहम इजलास जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान का भी जारी है, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा बनती है या नहीं बनती। साथ ही साथ जो सूबाई क़यादत है जमीयत उलमा इस्लाम की, उनका ये भी कहना है कि इस हवाले से मरकज से भी जो है वो मुशावरत की जाएगी और उनकी तरफ से जो फैसला होगा तो फिर उसी को फॉलो किया जाएगा। ताहम उन्होंने ये जरूर बताया कि वो अपना वज़ारत आला का उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं लाएंगे और यही वजह है कि अब तक कहिएगा कि बलूचिस्तान में एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा कौन सी सियासी जमात इस इत्तेहाद का हिस्सा है? देखिए, यहाँ पर जो नंबर्स गेम है हम देखते हैं कि 33 का जो फिगर है वो चाहिए होता है किसी भी हुकूमत बनाने के लिए। उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, ये जमातें ऐसे हैं कि जो मखलूत हुकूमत बनाने जा रही है। अगर इसमें जमीयत उलमा इस्लाम शामिल हो जाती है तो यकीनी तौर पर ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी और फिर अपोजिशन जो है वो बहुत की तादाद जो है वो बहुत महदूद रहेगी। तो अगर जमीयत उलमा इस्लाम नहीं आती और वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठती है तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम, इसके अलावा हम देखेंगे कि नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल और दीगर जो जमातें हैं वो फिर जो है अपोजिशन में बैठेंगी, जबकि हुकूमत की तरफ जो तादाद होगी वो तब भी जो है वो ज्यादा होगी। शायद यही वजह है कि अपोजिशन या फिर किसी दूसरी जमात की तरफ से अब तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं लाया गया। तो किफ़ायत, यहाँ पर फिर पावर शेयरिंग फार्मूला क्या सामने आया है? पीपल्स पार्टी लीड करेगी यहाँ पर, नून लीग उसके साथ इत्तेहाद में रहेगी? देखिए, इसमें 2 से 3 फार्मूले सामने आ रहे थे। एक फार्मूला ये था कि 2.5 साल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पावर शेयरिंग करे, वज़ारत आला का उम्मीदवार उनका हो। और उसके उस फार्मूले पे हमने देखा कि जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारी बात उनका ये कहना कि उस पर कोई मुत्तफिक नहीं हो पा रहा था। तब अब हुकूमत साजी जो है वज़ारत आला यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा है, उनके पास रहेगी और फिर उसी तरह से जो 4 से 5 अहम वजारतें होंगी, इसके अलावा मुशीरान होंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। इसके अलावा जो गवर्नरशिप था वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। स्पीकर के लिए हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे अब्दुल खालिक, उनका नाम जो है वो सामने आया और डिप्टी स्पीकर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। तो इसी तरह से गवर्नमेंट में भी हम देखेंगे कि 1 से 2 वजारतें जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, इसके अलावा 1 वजारत अवामी नेशनल पार्टी और फिर जो बाकी काबीना के मेंबर्स होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बराबर की बुनियाद पर वो तकसीम की जाएंगी। ठीक है, कोयटा से हमें किफ़ायत अली बता रहे थे कि कोयटा में क्या सूरत हाल है और के वज़ीर आला कौन बनने जा रहे हैं। किफ़ायत, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि मौजूदा हुकूमत को मौशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोजगारी और अमन अमान के मसाइल के साथ अपोजिशन के एक वसी तर इत्तेहाद के चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में इन मसाइल का फौरी कोई हल हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमती वज़रा की फौज जफर मौज पर खर्च होने वाले टैक्सेस अवाम पर खर्च नहीं हो पाते।
दूसरा, कौमी असम्बली कवानीन बनाने के लिए है, मगर यहाँ कानून पर आईनी अंदाज में बहस की बजाय एक दूसरे को ताने देने, एक दूसरे पर जुमले कसने और एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने वाला काम ज्यादा होता है। और इसी वजह से अवाम का इस निज़ाम से एतमाद भी उठ चुका है। अवाम किस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, किन मसाइल का उन्हें सामना है, इस बारे में मुख्तलिफ शहरों से जानेंगे। मुल्तान से हसन शेख ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इंतखाबात होने से एक और जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ। सूबाई कबीना के साथ साथ वफाकी कबीना भी बनने लगी है, लेकिन अवाम के मसाइल जूं के तू हैं। अवाम आज भी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पीस रही है। क्या मौजूदा निज़ाम अवाम के मसाइल दूर कर पाएगा? अवाम से ही जानते हैं। कैसा निज़ाम चाहते हैं आप? कोई भी नुमाइंदा आए, कोई भी आए, लेकिन वो ऐसे आए कि वो सिर्फ और कौम को सोचे, पाकिस्तान को सोचे, ना कि वो अपना पेट भरे। मैं चाहता हूँ कि भाई हुकूमत जो हो वो सदारती होनी चाहिए, क्योंकि सदारती है ना, आप डायरेक्ट वोट देंगे जिसको भी, जिस हुक्मरान को भी दें, लेकिन डायरेक्ट देंगे। ये जो निज़ाम है ना, पहले MPA MNA और वो फिर वज़ीर-ए-आज़म चुनेंगे, ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये एक ब्लैक मेलिंग है। अब किसी के पास अक्सरियत आ जाती है तो वो क्या नाम है, वो उस जमात को ब्लैक मेल करने लग जाती है कि हमें ये दो, हमें हमारी डिमांड रखो, क्योंकि फिर वो जो हुकूमत है वो सही से अपने जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। कोई ऐसा निज़ाम लाए या किसी एक पार्टी को मैंडेट दिया जाए जो डिलीवर करे, या कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, कोई गलती हो फिर वो अपनी माने भी सही। कोई सिद्धार्थी निज़ाम लगाया जाए, कोई ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए जिससे कोई हम किसी गरीब को भी फ़ायदा हो। अब देखिए इधर सिर्फ नौजवान घूम रहे, बहुत दूर से आए, टेस्ट थे, सबके घूम रहे हैं, ना कोई जॉब से, ना कुछ, सबकी ग्रेजुएशन है, कोई मास्टर किया हुआ है, ना कोई जॉब मिल रही है, ना कुछ। क्या समझते हैं आपके मसाइल जो है, कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकता है? इतनी महंगाई हुई पड़ी है, बिजली के बिल देख ले आप, और सुई गैस के बिल, अभी कम से कम 26,000 रुपये का मैंने बिल भराया है। भी ऐसा निज़ाम लेके आएँ भी अवाम, गरीब अवाम का और मज़दूरों का साथ दें, और थोड़ा सा महंगाई भी तोड़े नीचे। आटा देख लो आप, कितना महंगा आटा, 4,000 रुपये का आटा है, बंदा क्या करेगा बताओ? बच्चों को भूखा मारे हैं, बताएं। अगर वन मैन शो होता है, अगर एक इख्तियारात किसी आदमी के पास आए, सदारती निज़ाम आए तो बेहतर हो सकता है। उससे ये है कि कम से कम ये जो मिली भक्त होती है इनकी आपस में सियासतदानों की, वो तो नहीं होगी ना, और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। अगर इसी तरह ये पंडोरा बक्स जुड़ता रहेगा, बार बार जुड़ता रहेगा, और फिर वही हाल होगा जैसे पैसा पहले हाल होता रहा है मुल्क का। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि एक अच्छा निज़ाम सिस्टम नहीं बनेगा। सदारती निज़ाम आए तो बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा, या इस्लामी निज़ाम हो, राइज हो, ताकि हर जज़ा सज़ा का फ़ैसला हो सके। लेकिन यहाँ पे तो अमीरों को छूट है, गरीबों को कटहरे में लाया जाता है। हमारे मुल्क में हमने हर तरह के निज़ाम देख लिए हैं। अब मेरा ख्याल में अब इन निज़ामों से हट के कोई फरिश्तों वाला निज़ाम ही इस मुल्क को चला सकता है। ये निज़ाम, जितने भी निज़ाम थे, इन सब निज़ामों को आवाम की तरफ से रिजेक्ट किया जा चुका है, क्योंकि महंगाई इस वक्त इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि लोगों को अपने, आज जिस वक्त सुबह घर से निकलते हैं तो शाम को सिर्फ उनको ये फ़िक्र होती है कि रोटी, दाल या जो भी खाने पीने की चीज़ उनको मैसर आ सकती है वो पूरी हो पाएगी कि ना हो पाएगी। जब तक हुकूमतें डिलीवर नहीं करती उस वक्त तक आवाम के मसाइल हल नहीं होते, और माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आ ही नहीं सकता जब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम ना हो। हमने सारे निज़ाम अपना लिए हैं, सारे निज़ाम देख लिए। बेहतर निज़ाम तो जमहूरी निज़ाम होता है, लेकिन अगर इस्लामाइजेशन हो जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो जाए और हर शख्स अपना एहतसाब खुद करे, तो फिर बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्क में निज़ाम तब्दील हो सकता है, अपना एहतसाब करें। हुक्मरान अगर एहतसाब करेंगे तो यकीनन अवाम के लिए भी फ़ायदा मंद होगा, और मेरे नज़दीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के बगैर इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। आपने अवाम की राय जानी। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव के अवाम के मसाइल दूर कर सके। तो हम निज़ाम की बात कर रहे थे कि जो मौजूदा निज़ाम है क्या वो आवाम के मसाइल हल कर पाता है या नहीं। और एक ये भी सवाल है कि जो 9 मुंतखब अराकीन असम्बली का हिस्सा बनते हैं उनका काम होता है कवानीन बनाना, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो असम्बली इजलास का हिस्सा बनते हैं तो वो ज़्यादातर नारेबाजी करते हैं, शोर शराबा करते हैं, जिससे आवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पाते। इस पर ही अब जानते हैं कि लिया की आवाम क्या सोचती है। तो माजिद रंधावा की रिपोर्ट देखिए। खाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क के मुआशी और माशरती निज़ाम जो है वो जू का तू है। लेकिन क्या मौजूदा सियासी निज़ाम आवाम के मसाइल हल कर पाएगा? गुर्बत, अफलास, महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? क्या आवाम मौजूदा निज़ाम से मुतमईन है या इस निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं? लिया के लोगों से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर जो जमहूरी सिस्टम में जो खींचातानी हमने देखी है
اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہور ہے ہی نہیں. تو بہتر ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس جمہور کی بجائے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کا وجود آیا ہے. تو اسلامی نظام جب تک اس ملک میں نافذ نہیں ہوگا ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ مسائل کا شکار رہیں گے. تو ضروری ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ اسلامی شریعت، اسلامی نظام کا نفاذ. ہمارے ملک میں نظام میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس دو پیرلل نظام چل رہے ہیں. ہمارے پاس صدارتی نظام بھی چل رہا ہے، ہمارے پاس جو ہے پارلیمانی نظام بھی چل رہا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں صدارتی نظام کامیاب ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو. یہاں پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے، پھر سینٹ پاس کرتی ہے، پھر صدر ریجیکٹ کر دیتا ہے. پالیسیاں نہیں بن رہی ہیں. ملک میں ایک ہی نظام ہونا چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنائے. اسلامی نظام ہونا چاہیے ہماری ملک میں. اگر وہ نہیں کر سکتے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکلات ہیں، تو صدارتی نظام ہونا چاہیے. ایک ہی نظام ہو، ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنر ہو، اوپر تک گورنر ہوں. یہ جو ایم پی ایم این ایز والی جو کھچڑی پکی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. صدارتی نظام میں اخراجات بھی کم ہوں گے، ملک کی ترقی بھی بہتر ہو سکے گی. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا تو معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں بالکل بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس کے لیے یا تو صدارتی نظام ہو یا پھر اسلامی نظام ہونا چاہیے، تاکہ غریب کو اس کو انصاف ملنا چاہیے اور یہاں پر ملک میں معاشی صورتحال بہتر ہو اور ہر طریقے سے، ہر حوالے سے غریب کو انصاف ملے. جمہوری نظام تو سبوتاش ہو گیا ہے. یہاں پر جو ہے یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا. صدارتی نظام بہتر رہے گا اور جو ہے اسلامی اقدار کے مطابق نظام بہتر رہے گا. یہاں پر غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے. بہت ہی زیادہ مشکل ہے. پاکستان میرے نظریے کے مطابق تو پاکستان بہت ہی زیادہ ڈاؤن جا رہا ہے. چاہیے کہ کچھ اچھے سے اچھے اقدامات کیے جائیں تاکہ ملک بھی ترقی کرے اور غریب جو بندہ ہے وہ بھی ترقی کرے. مجھے لگتا ہے شاید کہ صدارتی نظام میں ہی ایسا کچھ ہے، اسٹرگل کر سکتی ہے. چاہے کہ غریب آدمی ایک اچھی روٹی بھی کھا سکتا ہے، ایک اچھا مستقبل بھی سنوار سکتا ہے. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس جو جمہوری نظام ہے اس میں ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو پائیں. ہمیں اس ملک کی مزید ترقی کے لیے صدارتی نظام جو ہے نا وہ بیسٹ رہے گا، تاکہ جو ہمارا جو ملک ہے وہ خوشحالی کی جانب گامزن ہو سکے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو اپنا ووٹ دیں گے وہ براہ راست ہم اپنا حکمران جو ہے چن سکیں گے. جس طرح اور کئی ملکوں میں جیسے امریکہ میں جو ہے صدر جو بائیڈن اور روس میں صدر پوٹن، ان سب کو جو ہے براہ راست عوام جو ہے چنتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا نظام آئے جس میں عوام خود اپنے حکمران کو چنے اور ہمارے مسائل جس کا حل ہمیں ممکن ہو اور نظر آتا ہو. ہم یہاں پر اپنے ملک میں چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام قائم ہو جس کے ذریعے ہمیں پورا اپنا حق حاصل ہو. لیکن جو یہاں پر جس طرح کا نظام چل رہا ہے اس طرح لگتا نہیں ہے کہ ہمارا ملک چل سکے گا. لیا کی عوام کا رد عمل آپ نے جانا. عوام یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایسا نظام ہو جو بغیر کسی دباؤ یا بغیر بلیک میلنگ کے ملک کو ترقی پہنچا سکے اور عوام کے مسائل حل ہو سکے. جی، عوام کے مسائل حل کیسے ہو سکتے ہیں، اس بارے میں عوام تو اپنے تحفظات کا اظہار کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی بھی اس بارے میں کوئی توجہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں. لاڑکانہ چلتے ہیں. عبدالفتاح اوڈو نے وہاں پر لوگوں سے بات کی ہے، ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھیے. ایک اور انتخابی عمل مکمل ہوا لیکن ملک کی معاشی اور معاشرتی نظام جوں کا توں ہے. لیکن کیا موجودہ سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ غربت، افلاس، مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو پائے گی؟ کیا عوام موجودہ نظام سے مطمئن ہیں یا اس نظام میں بہتری چاہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں عوام کی رائے. موجودہ نظام ہے یہ بہتر نظام ہے اور آپ کے مسائل جو حل ہو سکتے ہیں اس نظام میں یا نہیں؟ نہیں بھائی، ہم مطمئن نہیں ہے اس نظام. اچھا، ترقی کی راہ پہ گامزن کے لیے کون سا نظام ہونا چاہیے؟ اسلامی نظام کافی بہتر رہے گا. اسلامی نظام میں ہم بالکل نظام سے مطمئن نہیں ہیں. کیا دیا ہے اس نظام نے؟ نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ نوکری، کچھ بھی نہیں. بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، 5 سال سے بھاگتا پھر رہا ہوں، نوکری نہیں دے رہے یہ لوگ. ہم تو اس نظام سے مطمئن نہیں ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اسے جو ہمارے ابھی یہ حکمران جو ایوان میں پہنچے ہیں وہ ہم غریبوں کے لیے کچھ سوچیں. یہی توقع کرتے ہیں کہ کوئی بھلائی ہو، غربت ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، امن کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو. نظام کون سا ہونا چاہیے؟ نظام جو بھی ہو لیکن انسانیت کے لیے ہو.
मौजूदा निज़ाम है ये मसाइल हल कर सकता है नहीं कर सकता, क्या कहेंगे? सर पहले तो हम बताएं हम इस निज़ाम को क्या करें जो 70 साल हो गए 75 साल हो गए पाकिस्तान के आज़ाद हुए। यहाँ वही भूख है, ना पाकिस्तान यहाँ ना बिजली है, ना गैस है, ना रोड है, ना रास्ता है। अगर यही निज़ाम चलता रहा तो हमारे को ये निज़ाम नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जब तक इस्लामी कानून नहीं आएगा, इस्लामी कानून आना चाहिए, यहाँ उलमाए किराम को बिठाना चाहिए और यही निज़ाम अगर रहा तो हमारे को ये निज़ाम नहीं चाहिए। मौजूदा निज़ाम से हम डिसएग्री हैं। इस हिसाब से ये 75 सालों से जो भी अनाउंसमेंट होती है उस हिसाब पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अवाम का रद्द अमल आपने जाना, अवाम यह चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव या बगैर ब्लैक मेलिंग के मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। ताहम यह भी एक हकीकत है कि निज़ाम चाहे कौन सा भी हो बस उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जी, अवाम के मसाइल हल किस तरह से हो सकते हैं? डेफिनेटली नई हुकूमत आई है तो अवाम को बहुत सी तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। अब ये तवक्कुआत किस हद तक पूरी होती हैं ये देखना होगा, लेकिन हम कुछ मौसम की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। मौसम की बात करते हैं, रुख करते हैं दीरबाला का, जहां पर 24 घंटे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर ही बात करने के लिए दीरबाला से हमारे नुमाइंदे अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा कि दीरबाला में क्या सूरत हाल है और इंतजामिया क्या कर रही है? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीरबाला में और यहाँ दीरबाला में पिछले 24 घंटों से बर्फ़बारी का जो चौथा स्पेल है वो शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी, जबकि दीरबाला के ज़मीनी इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले सयाहों की, तो उन्होंने हज़ारों की तादाद में दीरबाला के सयाहती मकामात के रुख कर लिए हैं और यहाँ पर बर्फ़बारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि मुकामी लोगों की अगर बात की जाए तो बर्फ़बारी और बारिश की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, जो कि यहाँ लिंक सड़कें हैं और साथ साथ जो ज़मीनी जो सड़कें हैं दीरबाला के वो बंद पड़े हुए हैं बाज़ इलाकों में, जबकि बाज़ इलाकों में बिजली का जो निज़ाम है वो भी दरहम बरहम हो चुका है, जिसकी वजह से दीरबाला के मुकामी लोगों और आबादी को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दीरबाला में अगले 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में बर्फ़बारी, जबकि ज़मीनी इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी, बारिश का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन की गई है। बालाकोट की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कैसा मौसम है और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? मियां अब्दुल वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहीद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम सरमा ने जाते जाते अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। मानसेरा के मैदानी इलाकों में सुबह से बारिश, जबकि अगर बालाई इलाकों की बात कर ली जाए तो बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वादिये नारान, कागान और शोगरान में सुबह से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर शोगरान की बात कर ली जाए तो हालिया बर्फबारी 4 फुट से ज़्यादा शोगरान में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सुबह से पड़ने वाली बर्फबारी 6 इंच से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि कागान में 8 इंच से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला सुबह से वक्फे से जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत जो है नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है, इलाका मकीनों की भी मुश्किलात में जो है इजाफा हो गया है। दूसरी जानब अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बालाकोट में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। मियां अब्दुल वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होते ही ख़तरनाक हो चुका है, जबकि लसबेला और हब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और कराची में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, गवादर में भी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। बताइएगा, बारिश का ये मौजूदा सिलसिला जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जारी है, कब तक ये स्पेल जारी रह सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त कराची में भी बारिश हो रही है, वक्फे से, कभी हल्की और तेज़ शावर्स, और इसी तरह से आगे कराची से निकले तो हैदराबाद वगैरह की तरफ भी और उधर जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में भी। बलूचिस्तान के भी जो मशरकी अजला हैं और शुमाल मशरकी अजला, उसमें खुजदार, कल्लात, नीचे लसबेला और हब डिस्ट्रिक्ट, और उस तरफ सिब्बी, कोलू, बारखान, किला सैफुल्लाह वगैरह और
کے پی کا اور اس کا پنجاب کا تو آپ نے پوچھ لیا اپنے نمائندوں سے. تو ان علاقوں میں بارش چل رہی ہے. جو بلوچستان کے جو ویسٹرن پارٹس ہیں یعنی چاگی ڈسٹرکٹ اور نیچے جو مکران ڈسٹرکٹ اور اس کے ساتھ کیش ڈسٹرکٹ, وہاں رک گیا ہے بارش کا سلسلہ, کیونکہ وہی جو لو پریشر ایریا تھا جو وہاں جس نے بہت طوفانی بارش دی گوادر اور گرد و نواح میں, وہ اب آگے بڑھ چکا ہے بلوچستان کے اس وقت مشرقی اور شمال مشرقی, اور پھر آگے پنجاب وغیرہ کی طرف پھیل چکا ہے. سندھ پہ اس وقت اس کے اثرات موجود ہیں. تو اگلے 2 دنوں تک پنجاب میں, کے پی میں اور شمال مشرقی بلوچستان میں کل تک, اور سندھ میں کل صبح تک یہ رہے گا. اور بالائی علاقوں میں یہ کہ اگلے 2 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا وقفے وقفے سے. کے پی کے بیشتر علاقوں میں خاص کر جو مالاکنڈ ڈویژن ہے اور ہزارہ ڈویژن ہے ادھر خاصا تیز اسپیل ہے بارشوں کا, اور پہاڑوں پر برفباری, ہیوی سنو فال ہے. ٹھیک ہے سردار سرفراز صاحب, آپ نے جیسا کہا کہ کیچ میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ رک چکا ہے, اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی سی کیچ اورنگزیب صاحب انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اورنگزیب صاحب بتائیے گا کہ کیچ میں بارش کا سلسلہ تو رک چکا ہے, ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ بارشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے تھے ان کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے گا اور کب تک ہو جائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ, میں بات کر رہا ہوں, ڈپٹی کمشنر گوادر. میں گوادر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے, آپ گوادر کے حوالے سے بتا دیجئے کیونکہ وہاں پر بھی کافی بری صورتحال ہے بارشوں کی وجہ سے. ایگزیکٹلی, گوادر میں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ شہر کے ان علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ بارش کا پانی جمع تھا, نشیبی علاقوں میں ریلیف کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی ہے. جیسے بارش کا سلسلہ تھما ہے تو اس کے بعد ہماری ایفرٹس جاری ہے. ہم واٹر باؤزرز, پانی کے پمپس کے ساتھ اور مختلف ڈپارٹمنٹ اکٹھے ہو کر سارا کام کر رہے ہیں. اس وقت بہت سارے علاقوں کے تقریباً پانی کی نکاسی کا بندوبست ہو چکا ہے. البتہ شہر کا کچھ پرانا علاقہ ہے جو کہ زیر آب ہے اور اس کے لیے کافی ایفرٹس کی درکار ہے. غالباً اس میں 2 سے 3 دن اور لگ سکتے ہیں تمام پانی کی نکاسی کے. اورنگزیب صاحب, پاک فوج کی کارروائیاں بھی یہاں پر جاری ہیں, متاثرہ علاقے جو ہیں وہاں سے لوگوں کو بھی منتقل کیا گیا ہے. کس حد تک ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو ریلیف آپریشن مکمل کیا جا چکا ہے؟ اب تک تقریباً ہمارے پاس 300 لوگ ایسے ہیں جن کو محفوظ مقامات تک جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے تھے وہاں شفٹ کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ 100 میں ہوں گے جن کو اپنے محفوظ مقامات پر جہاں وہ چاہ رہے تھے ٹرانسفر کیا گیا ہے. ہمارے پاس اس وقت جتنے انٹرنل روڈز تھے جو ڈسکنیکٹڈ تھے ان ساروں پہ کام ہو چکا ہے. 6 میں سے 4 روڈز ریپیئر ہو چکی ہے اور 2 کے اوپر کام ہمارا چل رہا ہے. جو آس پاس کے علاقے تھے گوادر کے سٹی سے باہر, ان میں کافی حد تک چیزیں ریسٹور ہو چکی ہے, کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے. ویئر ایز وین اٹ کمز ٹو سٹی, تو اب سٹی کے کچھ علاقے ایسے جہاں پہ پانی کا کام رک چکا ہے, ابھی تک رہ گیا ہے, اور تقریباً باقی ہم وی آر سیٹسفائڈ کہ 2 دنوں کے اندر اندر کام مکمل ہو جائے. اچھا, راشن اور کھانے پینے کی چیزوں کی کیا صورتحال ہے, وہ سپلائی, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ ہمارے پاس راشن کا یا کھانے پینے کا انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. البتہ جن علاقوں میں پانی آیا تھا وہاں پہ آف کورس بہت سارے پرابلمز ہوں گی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا کہ بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشن نے ہم سے رابطہ کیا, تو ہم نے ان کو راشن ان کے تھرو پرووائڈ کیا. ہمیں آرمی کی طرف سے 300 لوگوں کا راشن ملا, وہ ہم نے پرووائڈ کیا. پی ڈی اے میں نے اس وقت راشن ڈسپیچ کیے ہوئے جو ہمارے پاس آ رہا ہے راستے میں, جلد ہی وہ عوام کو ہم پرووائڈ کر دیں گے. تاہم اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, اورنگزیب صاحب بتائیے گا کہ جب بارشوں کا سلسلہ جاری تھا تو بہت سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا, دوبارہ سے وہ اپنے گھر کب تک منتقل کر دیے جائیں گے, اس حوالے سے کیا حکمت عملی طے پائی ہے؟ دیکھیں, ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ زیادہ دن رہنا چاہتے ہیں تو دے کین اسٹے ود اس ایز سون ایز دیئر ہاؤسز آر ریپیئرڈ. گھر ان کے مرمت ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, اور وہ سمجھیں گے کہ وہ اس قابل ہے کہ واپس جا سکے, تب ہم ان کو ڈسپیچ کریں گے. ٹھیک, اورنگزیب صاحب ساتھ رہے گا. سردار سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے, ڈیفینیٹلی جو جاتے جاتے سردی اپنا رنگ دکھا رہی ہے, وہاں پر آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہے گی, اور اگر میدانی علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر موسم کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیں, اگلے 2 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پنجاب کے خاص کر وسطی پنجاب اور بالائی پنجاب میں, یعنی لاہور سے اوپر کا جو ریجن ہے ادھر پرسوں تک یہ سلسلہ بارش کا رہے گا. خاص کر نارتھ ایسٹ پنجاب ہو گیا, آپ کا جیلم, سیالکوٹ اور اوپر نارووال اور پھر اسلام آباد وغیرہ کی طرف, اور پھر کے پی کے بیشتر علاقے اور کشمیر, وادی کشمیر اور پھر گلگت بلتستان. تو ان تمام ایریاز میں اگلے 2 دن تک یہ اسپیل جاری رہے گا, یعنی 3 مارچ تک. 3 مارچ کی شام کو جا کے اس کی شدت تو بتدریج اس میں کمی آتی جائے گی, لیکن یہ کہ چلتا رہے گا 3 مارچ کی شام تک. اور
स्नो फॉल, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें जो मालम जब्बा में आज सुबह से स्नो फॉल हो रही है, दीर की आपने खुद रिपोर्ट उनसे ली, वो भी बता रहे हैं कि वहाँ सुबह से स्नो फॉल हो रही है और ये सिलसिला अगले 2 दिन भी चलता रहेगा, तो हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। सरफराज साहब, पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम बतदरीज बदलना शुरू हो गया है। ये बारिशों का सिलसिला जो अब शुरू हुआ, इससे पहले अच्छी खासी धूप निकलना शुरू हो गई थी और कुछ मौसम चेंज हो चुका था, कि अब मज़ीद तब्दीली मौसम में कब तक मुतवक्के है? देखिए ये स्पेल तो खैर 3 मार्च तक है ना, तो उसके बाद कुछ इसमें ब्रेक आएगा पंजाब के इलाकों में और सिंध में कुछ, तो आगे कुछ इतना इम्कान नहीं लग रहा, लेकिन बलूचिस्तान में और ख़ासकर जो साउथ वेस्ट बलूचिस्तान है वही ग्वादर, वहाँ 5 और 6 तारीख को 6 मार्च को कह सकते हैं हम, या 5 की रात से एक और स्पेल दाखिल होने के आसार हैं। तो इसलिए वो जो और वो फैलते फैलते फिर तक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में फैलेगा, वो देखिए वो उसको हम मॉनिटर करेंगे। अच्छा, कि इतना इंटेंस बताइएगा, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में मौसम कैसा रहेगा? देखिए ये जो स्पेल है ना, यानी बारिशों के 2 या 3 स्पेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च में। मार्च आपको पता है कि इसमें तीसरा वेटेस्ट मंथ होता है पाकिस्तान में, यानी जुलाई और अगस्त के बाद तीसरा महीना जिसमें सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं पूरे पाकिस्तान की। एवरेज बारिशों की हम बात करें तो मार्च ही होता है तीसरा महीना, और इत्तेफाक से यानी पिछला सीज़न आपका दिसंबर और जनवरी तो बिल्कुल ड्राई गए थे। 28 जनवरी के बाद बारिशों के सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान में, तो अब उसमें फरवरी में भी अच्छी बारिशें हुई पूरे पाकिस्तान में, 23% मामूल से ज़्यादा हुई। और इसी तरह से मार्च में भी पहले के जो 15 दिन हैं उसमें अच्छी बारिशें हैं। एक स्पेल हम मतलब आजकल फेस कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा स्पेल भी, यानी 2 स्पेल और एटलीस्ट लगते हैं, दिखाई देते हैं वस्ट ऑफ मार्च तक। और ज़ाहिर है कि रमज़ान या 12 मार्च से इम्कान है, 11 या 12 मार्च से, तो फिर पहला अशरा जो होगा रमज़ान में, उस रमज़ान का, उसमें दोबारा से किस तरह से वेट स्पेल आपको देखने को मिल सकता है। तीसरे हफ्ते के बाद अगर इन केस अगर ड्राई हो जाता है मौसम बिल्कुल, यानी बारिश नहीं होती और इस तरह से रहता है, तो फिर मैदानी इलाकों में ज़ाहिर है कि निस्बतन गर्म, ख़ासकर दिन की गर्मी शुरू हो जाती है, तो वो मार्च के तीसरे हफ्ते में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मार्च के महीने में जो रमज़ान है वो खासा खुशगवार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले महीने में मौसम के हवाले से मज़ीद सरदार सरफराज साहब से हम बात करते रहेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जाती निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर से महंगाई का वार कर दिया। निगरान हुकूमत ने जाते जाते भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कभी बिजली के बिलों में इजाफा तो कभी गैस बिलों में और कभी पेट्रोलियम मसनूआत में गरीब आवाम पर एक के बाद एक हमला। आवाम महंगाई के पै दर पै हमलों से हलकान हो चुके हैं। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम को ये तोहफा दिया कि पेट्रोल मजीद 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत अब 279 रुपए 75 पैसे हो गई। उधर रहमतों के महीने की भी आमद है। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही फ्रूट, सब्जियां और दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों को भी पर लग जाएंगे। महंगाई के जक्कड़ मजीद तेज चलेंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत तिफल तसलियों के लॉलीपॉप देने के बजाय आवाम को रिलीफ दे। महज रिवायती बयानात से बढ़ती महंगाई के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता है। मिसाली और अमली इक़दामात वक्त की जरूरत है। अवाम ने जाती निगरान हुकूमत पर तनकीद की है और तनकीद करते हुए उनका कहना है कि उन्होंने हम पर पेट्रोल का एक और बम गिरा दिया है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। उनका मजीद क्या कहना है, आइए वो जान लेते हैं। जाते जाते जो बर्बादी की है ना आम आवाम के लिए, उसका तो कुछ हाल ही नहीं है। अब उम्मीद सिर्फ यही है कि नई हुकूमत जो है उसकी फार्मूलेशन जल्दी हो। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि पेट्रोल कम किया जाए। इतना महंगा पेट्रोल हो गया, अब डलवाने की हिम्मत नहीं रही। इन्हें चाहिए या वैसे ही गला घोंट के हमें मार दें। पूरा दिन हमने मार्केट के अंदर विजिट करना है, हमने पेट्रोल के ऊपर हमारी गाड़ी चलती है, और जब तक हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा हम किस तरह चलेंगे। इन्होंने तो हमारे कोई ख्याल नहीं करना। खुदारा हम हुकूमत को कहते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करें। गरीब आवाम पे ये जुल्म है और ज़्यादती नहीं है, तो क्या हुकूमत की जानब से फिर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। पहले हालात काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं, महंगाई है, बिलों में आपको पता कितना इजाफा कर दिया गया है। गैस का भी इतना ज़्यादा इजाफा था कि बिजली भी महंगी होगी। अब ये जो रही से कसर थी, अब पेट्रोल महंगा कर दिया। गवर्नमेंट देखो हर हफ्ते 15 दिन बाद ये पेट्रोल पर रेट बढ़ाई रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है, किराए में भी इजाफा होता है, लोग भी परेशान हैं। उधर बिजली के बिल हैं, उधर गैस के बिल हैं, और ज़रूरियात ज़िंदगी सब बहुत पहले भी मुश्किलात में हर इंसान, जब ये होगा हर 15 दिन की वजह पेट्रोल बढ़ेगा और मुश्किलात बढ़ेंगी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कसूर की तहसील चूनिया में घरेलू सिलेंडर फटने का अफसोसनाक हादसे में चूनिया के नवाही इलाके में खवातीन समेत 11 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल गफूर अंजुम से। अब्दुल गफूर, बताइएगा कि जख्मियों की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, चूनिया के नवाही इलाके बागों की आराइयाँ में शादी की तकरीब में घरेलू सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी, जिसमें एक ही ख़ानदान के तकरीबन 12 अफराद झुलस कर वो शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी होने वाले में से 30 साला खुर्म, 28 साला समरीन और 44 साला मोहम्मद रमज़ान और 40 साला नबीला, 14 साला अली रज़ा, 16 साला शामिल हैं और 38 साला सलमा, 9 साला अहमद, 6 साला इब्राहिम, 5 साला जैनब और 30 साला जाहिद शामिल हैं। चूनिया में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इन ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया, जिसमें तकरीबन 3 मर्दों, ख़वातीन और बच्चों समेत 3 अफराद को शदीद ज़ख्मी हालत में इनको लाहौर रेफ़र कर दिया गया है। जी, और आखिर में आपको बताएं कि सहवन में हर तरफ दमादम मस्त कलंदर की सदाएं हैं। अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। अपने नुमाइंदे इमरान अली ओढो से बात करते हैं। इमरान, बताइएगा कि क्या मनाजिर आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 772 उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला आज भी जारी है। सेवन शरीफ की हर गली महले में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद हो रही है। आशिकाने कलंदर की जानिब से लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया जा रहा है और जो ज़ायरीन है वो हाथों में चादरें थाम कर दमादम मस्त कलंदर के सदाओं के साथ मज़ार पर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद आपको ये भी बता रहा चलूं कि सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सेवन शहर के खारजी और दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग के बाद जो ज़ायरीन को सेवन शहर के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। सेहत के जानिब से भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दी गई है और आज रात ऑडिटोरियम हॉल में शहबाज अदबी कॉन्फ्रेंस का भी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। ठीक है, अकीदत के रंग देखे जा रहे हैं। यहाँ पर इमरान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।